हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं जो कि निकला है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NHPCL भी बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया अपडेट्स दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हो गया, एज लिमिट हो गया, एक्सेट्रा जितना भी चीज़ें हैं वो सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट, यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ दिया गया है, 3 पैराग्राफ जो दिया गया है, इसको मैं स्किप करके जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कंपनी के बारे में बताया गया है और कंपनी क्या काम करता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ काम का चीज़ है नहीं अभी, तो डायरेक्ट चले जाते हैं हम डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे जो कॉलम दिया गया है उसमें आपका सीरियल नंबर, सेकेंड नंबर पे आपका पोस्ट, ग्रेड और पे स्केल के बारे में बताया गया है। जो थर्ड कॉलम है उसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। और फोर्थ जो कॉलम है आपका, उसमें आपका मैक्सिमम एज जो कि आपका 30 जून 2023 के हिसाब से आपका माना जाएगा, जो कि कट ऑफ डेट है, मतलब यही आपका जो एप्लीकेशंस करने का लास्ट डेट है, तो उसी डेट के हिसाब से आपका एज भी गिना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वैकेंसीज़ का डिटेल्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए एक एक करके सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपका पोस्ट निकाला है वो है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल, जो कि आपका S1 ग्रेड में आता है, और इनका जो पे स्केल रखा गया है वो है आपका 29,600 से लेके 1,19,500 तक। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे इनिशियली आपका जो बेसिक होगा वो होगा आपका 29,600। ठीक है, और इसके साथ भी आपका जो डेयरनेस अलाउंसेस हो गया, उसके बाद HRA हो गया, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, ये सब भी आपका जुड़ के आएगा। ठीक है, और ये जो देता है ये आपका पे बैंड होता है, मतलब पे स्केल जो होता है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो आपका जूनियर इंजीनियर सिविल जो पोस्ट है उसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो डिमांड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कौन सा भी इंस्टीट्यूट से चलेगा। बट आपका जो डिप्लोमा है इसमें आपको 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल कैंडिडेट्स, मतलब UR कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए आपका मिनिमम मार्क्स 50% होने से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लाइक BTech या फिर BE विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दैट इज़ ए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज़ नॉट एलिजिबल और अलाउड। मतलब अगर आपके पास जो 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से नहीं है और आपके पास उसी सेम आपका फील्ड से अगर BTech या फिर BE है, ठीक है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास मिनिमम जो डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो आपका डिप्लोमा यहाँ पर डिमांड की है, तो ये आपका होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर सिविल जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो मैक्सिमम कट ऑफ डेट रखा गया है वो है आपका 30 ईयर्स। ये सिर्फ आपका अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। जो SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स है और PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए अलग से गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट दिया जाता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आगे। तो आगे यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी जो दिया गया है आपका जो जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए वो है आपका 149, जिसमें से आपका बैकलॉग वैकेंसीज है 6 एंड करेंट ईयर का वैकेंसीज है 143। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपका वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है, ये आप PDF से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सब बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक एक करके सब देख लेंगे हम, छोटा छोटा चीज़, ताकि आपको भी मतलब समझने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आपका जो पोस्ट निकाला गया है वो है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और ये भी आपका S1 ग्रेड में आता है, और इनका जो इनिशियल बेसिक रहेगा सेम आपका 29,600। ठीक है, और इस यहाँ पर भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है सेम आपका सिविल के जैसा ही है, बट आपका जो फील्ड होना है वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम आपका अगर हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है BTech या फिर BE, बट आपके पास डिप्लोमा नहीं है, जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पर डिमांड की है, तभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे यहाँ पर जो एज रखा गया है सेम आपका 30 ईयर्स रखा गया है, और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज़ है आपका 74, जिसमें से आपका बैकलॉग वैकेंसीज़ है 4 और करंट ईयर का वैकेंसीज़ है 70। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका वो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। ये भी आपका S1 ग्रेड में आता है, और यहाँ पर भी आपका सेम बेसिक पे आपका रहेगा इनिशियली, वो होगा 29,600। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बताऊं तो सेम आपका यहाँ पर भी दिया गया है, बट आपका जो फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज दिया गया है आपका 63, जिसमें से बैकलॉग वैकेंसीज है 3 और करंट ईयर का वैकेंसीज है 60। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो 4th नंबर पे आपका जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का, और ये भी सेम आपका S1 ग्रेड का है, और आपका जो इनिशियल बेसिक है 29,600। और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मांगा गया है, और सेम बाकी जो आपका जो दिया गया है वो भी सेम आपका बाकी जो पोस्ट पहले बताया है उसी तरह ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है आपका 10, जिसमें से आपका कोई बैकलॉग वैकेंसीज नहीं है, बस करंट ईयर का ही वैकेंसीज है 10। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो 5th नंबर पे जो पोस्ट दिया गया है वो है आपका सुपरवाइज़र IT, और ये भी आपका S1 ग्रेड में आता है, और यहाँ पर आपका जो इनिशियल बेसिक होगा वो भी आपका 29,600। बट यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस है ये थोड़ा अलग है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए रेगुलर ग्रेजुएट विथ डुएक A लेवल कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। इसका मतलब आपका रेगुलर से अगर ग्रेजुएट आप हो तो आपको डुएक का A लेवल का कोर्स कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए वो 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड जो आपका क्वालिफिकेशंस बताया गया है कि अगर आपके पास ग्रेजुएट नहीं है और डुएक का A लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपके पास 3 इयर्स का रेगुलर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या तो फिर कंप्यूटर साइंस और या तो फिर IT से अगर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी आपका जो मिनिमम मार्क्स होगा वो होगा 60%। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर अगर इन दोनों क्वालिफिकेशंस आपके पास नहीं है, अगर आपके पास रेगुलर में BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या तो फिर IT से अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपका सेम 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रेगुलर ग्रेजुएट में आपको डुएक मांग रहा है, मतलब यहाँ पर आपका रेगुलर ग्रेजुएट में कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं रहता है, इसलिए आपका एक्स्ट्रा एक डुएक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। बाकी जो दो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, इसमें आपका कंपलसरी कंप्यूटर तो आता ही है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइट से ही आपका जो ग्रेजुएशन है वो मतलब किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई डुएक का सर्टिफिकेट नहीं डिमांड किया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका कंपलसरी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जो कि आपका मिनिमम 1 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 30 जून 2023 से पहले इशू होना चाहिए। मतलब इस डेट से पहले आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका इशू होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी एक फील्ड से या फिर 2 भी फील्ड से हो सकता है, अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हैं, बट आपका मिनिमम एक आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से पोस्ट के लिए? सुपरवाइज़र IT पोस्ट के लिए। और यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है वो कुछ 3 साइट से मांगा गया है, जैसे कि आपका पहले नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर या फिर वेब या फिर मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट। तो इस फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका आता है नेटवर्क मैनेजमेंट, और थर्ड नंबर पे आपका आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इन सब का सिस्टम का भी मतलब जो एक्सपीरियंस है इसमें भी कुछ ब्रांचेस है, तो आप देख लीजिएगा PDF से, क्योंकि जिनके पास रहेगा वो अच्छे से समझेंगे कि कौन सा चीज़ से मतलब यहाँ पर डिमांड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका SC ST PWBD कैंडिडेट्स है, इनके लिए सेम आपका 50% का ही मार्क्स रखा गया है, बाकी पोस्ट की तरह ही।
और यहाँ पर जो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस अगर किसी के पास है, जैसे कि आपका एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या तो फिर आईटी से, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप उनके पास जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो अगर नहीं है तो। मतलब किसी के पास अगर बीसीए या फिर बीएससी नहीं है कंप्यूटर साइंस आईटी से तो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो पोस्ट है आपका मतलब सुपरवाइज़र आईटी पोस्ट है, इस पोस्ट में आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है 9, जो कि करंट ईयर से ही आया है, मतलब बैकलॉग वैकेंसीज नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है आपका सुपरवाइज़र सर्वे पोस्ट, ये भी आपका S1 ग्रेड में आता है, इनिशियल बेसिक पे 29,600। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो है आपका 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सर्विंग और सर्वे इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर सेम आपका रेगुलर डिप्लोमा ही मांग रहे हैं 3 साल का, जो कि सर्विंग और सर्वे इंजीनियरिंग से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशंस है इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी डिमांड किया जा रहा है, जो कि आपका सर्वे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर किसी के पास जो भी यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है इस साइड से अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका 1 ईयर का होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस, और वो भी आपका 30 जून 2023 से पहले होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम आपका SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50% का ही मार्क्स रखा गया है मिनिमम। और यहाँ पर आपका हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस अगर है बट आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस हैं वो नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ बाकी पोस्टों की तरह ही। और जो आपका सुपरवाइज़र सर्वे पोस्ट है इसके लिए आपका टोटल जो वैकेंसी रखा गया है आपका 19, जिसमें से कोई बैकलॉग वैकेंसीज नहीं है, जितना भी वैकेंसीज है वो है करंट ईयर वैकेंसीज। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट यहाँ पर दिया गया है वो है आपका सीनियर अकाउंटेंट, जो कि S1 ग्रेड में ही आता है, और इसका भी आपका इनिशियल बेसिक पे होगा 29,600। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिमांड किए जा रहे हैं वो है आपका इंटर CA पास और इंटर CMA पास। मतलब इन दोनों सेक्शन से अगर आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपका मिनिमम मार्क्स का कुछ बताया नहीं गया है, बस आपका पासिंग मार्क्स होने से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 28, जो कि सिर्फ करंट ईयर से ही आता है और बैकलॉग वैकेंसीज कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे का पोस्ट देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका हिंदी ट्रांसलेटर, जो कि आपका W06 कैटेगरी में आता है, और इनका जो इनिशियल बेसिक पे होगा वो होगा आपका 27,000। ठीक है, तो ये थोड़ा एक लेवल कम होगा शायद इनसे, तो इसके लिए इनका जो बेसिक है थोड़ा कम रखा गया है। तो आगे यहाँ पर आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिमांड किए जा रहे हैं जो कि आपका हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर मिनिमम आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ठीक है, और पास कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से, और जो कि आपका हिंदी से होना चाहिए, और आपका जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका डिग्री लेवल पे होना चाहिए। मतलब आपका हिंदी से मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपका डिग्री लेवल पे इंग्लिश एज ए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तभी आपका जो डिग्री लेवल पे हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पास कैंडिडेट्स है, जो पास कोर्स का जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी डिमांड किए जा रहा है इस पोस्ट के लिए, जो कि आपका 1 ईयर पास्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एज ऑन 30 जून 2023 इन द फील्ड ऑफ यूजिंग अप्लाइंग टर्मोलॉजी और टर्मोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड ट्रांसलेटर वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और PSU। मतलब यहाँ पर
आपका जो क्वालिफिकेशंस डिमांड किए जा रहे हैं इसके साथ साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका ग्रेजुएशन जो मास्टर डिग्री किए है उसके बाद आपका होना चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा वो 30 जून 2023 से पहले इशू होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्या, आपका ट्रांसलेटर जो आपका वर्क है, ट्रांसलेशन जो वर्क है उसके बारे में, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश या तो फिर उसका उल्टा। और आपका जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो है सेंट्रल, स्टेट और पीएसयू किसी साइट से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। या तो फिर 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिसर्च और टीचिंग इन हिंदी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आपके पास ये टाइप का कुछ आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जैसे कि आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे आप काम किए या फिर टीचिंग में काम किए हिंदी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ और भी एक एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि डिप्लोमा और डिग्री इन ट्रांसलेशंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पर आपका अगर कोई डिप्लोमा रहेगा या फिर डिग्री रहेगा ट्रांसलेशंस का, इंग्लिश टू हिंदी का, और उसका उल्टा मतलब हिंदी टू इंग्लिश का, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपका एक क्वालिफिकेशंस है। मतलब कोई डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, ये तो क्वालिफिकेशंस होता है ना, ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए, जो कि हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो हिंदी का जो ट्रांसलेटर पोस्ट है इसके लिए आपका टोटल वैकेंसी 14 रखा गया है, जो कि आपका करंट ईयर से ही आता है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका वो है ड्राफ्ट्समैन सिविल, जो कि आपका W04 में आपका जो पोस्ट का जो ग्रेड है वो रखा गया है, और इसका इनिशियल बेसिक रखा गया है आपका 25,000। और इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिमांड किए जा रहे हैं वो है आपका मैट्रिकुलेशंस पास विथ ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड फ्रॉम NCVT विथ NTC और NSC सर्टिफिकेट। ठीक है। मतलब जिस कैंडिडेट के पास मैट्रिकुलेशन पास साथ ही साथ आपका ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से अगर आपका ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपका जिस ट्रेड में आपका ITI है, मतलब ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में ITI है, तो वहाँ से आपका एक NTC या फिर NSA सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से पोस्ट के लिए, ड्राफ्ट्समैन सिविल पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर जो ड्राफ्ट्समैन सिविल पोस्ट है इसके लिए टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो है 14, जो कि करंट ईयर्स का ही वैकेंसी है। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट पोस्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, वही सेम आपका ग्रेड रखा गया है W04, और इनका भी इनिशियल बेसिक पे आपका 25,000। ठीक है। और यहाँ पर भी सेम आपका क्वालिफिकेशन जो डिमांड कर रहे हैं, मैट्रिकुलेशन पास एंड ITI इन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम NCVT और विथ आपका NTC और NSC सर्टिफिकेट। ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और साथ साथ आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल साइड से ITI होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एक NTC या फिर NSA सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। मतलब यहाँ पर NTC और NSA का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। मतलब जिस कैंडिडेट्स ने NCVT से NTC का कोर्स किया है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो NTC करते हैं, मतलब जो ट्रेड्स मैन से, मतलब जो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से अगर किसी ने ITI किया है, सिर्फ ITI किया है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। किसी के पास अगर मान लीजिए अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी दिया गया है इस पोस्ट के लिए, मतलब ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, जो कि आपका 8, और वो भी सिर्फ आपका करंट ईयर से ही आया है, मतलब बैकलॉग वैकेंसीज कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर आपका वैकेंसीज एनमार्क फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWBD कैंडिडेट्स के लिए कुछ दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा PDF से, क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए ये दिया गया है चार्ट। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कंपनसेशन पैकेज के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पर कंपनी एक एट्रैक्टिव आपको कंपनसेशन पैकेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि आपका बेसिक पे हो गया, डेयरनेस अलाउंसेस हो गया, एचआरए हो गया, कैफेटेरिया अलाउंसेस हो गया, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गया, और भी बहुत सारा अलाउंसेस है इसमें। तो जब आपको जॉब मिल जाएगा उस टाइम के बाद आपको ये सब अलाउंसेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है। तो कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट प्रोजेक्ट्स, पावर स्टेशंस, ऑफिसेस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स एंड सबऑर्डिनरी कंपनीज ऑफ एनएचपीसीएल इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री और एब्रॉड एज पर रिक्वायरमेंट। तो किसी भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंडिया के किसी कोने में या तो फिर एब्रॉड में जाना पड़ सकता है, और वो भी एनएचपीसीएल का जो कंपनीज रहता है, सबऑर्डिनरी कंपनीज, उसमें आपको पोस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट्स रहता है एनएचपीसीएल का, पावर स्टेशन रहते हैं, उसके बाद ऑफिसेस रहता है, उसमें भी आपको पोस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एप्लीकेशंस फीस के बारे में बताया गया है। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स जो है, इनके लिए आपको 295 का फी पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जितने भी है, इन लोगों को कोई फ़ी पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर स्टेप फॉर एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको जो एनएचपीसीएल का जो वेब एड्रेस है वहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद आपको कैरियर ऑप्शन में क्लिक करना है, और जब आप कैरियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एक इंस्ट्रक्शंस आएगा। उस इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आप वहाँ पर एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा एप्लीकेशंस, उसको आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगा। उस आईडी को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि फर्दर यूज़ में आपको वो आईडी ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका फ़ोटोग्राफी और सिग्नेचर का अपलोडिंग का ऑप्शंस आएगा, वो भी आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फाइनल जो आपका सबमिशंस करेंगे एप्लीकेशंस का, उसका एक प्रिंट कॉपी आप रख लीजिएगा, ठीक है, जो आपका बाद में ज़रूरत पड़ सकता है उस हिसाब से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एक नोट्स टाइप का दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन रजिस्टर्ड विदाउट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड शैल बी सिमिलरली रिजेक्टेड इवन थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन जनरेटेड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है, बट उसने विदाउट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, मतलब किसी ने डॉक्यूमेंट्स दिया ही नहीं या फिर आधा डॉक्यूमेंट्स दिया है, उस कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। और साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट और प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप और फॉर्म थ्रू पोस्ट। तो किसी भी कैंडिडेट्स को बाई पोस्ट कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है इसको भेजने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है। जो भी होगा ऑनलाइन प्रोसेस में ही होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर सिलेक्शंस प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन द NHPCL and have to fill the all the request informations in conformly with eligibility criteria shall be provisionally allowed to appear the computer based online test। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है कि जितना भी उसका एसेंशियल इंफॉर्मेशंस है उस इंफॉर्मेशंस को ठीक से आप ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम भरना है। भरने के बाद आपको प्रोविजनली अलाउ किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के लिए। मतलब यहाँ पर आपका जो टेस्ट होगा वो CBT बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है CBT टेस्ट के लिए, जो कि जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स और SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 35% मार्क्स आपको कंपलसरी लाना है, तभी आप उस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट द फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रोविजनली ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब ये तो हो गया आपका मिनिमम मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आपका एक मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट में जितना भी वैकेंसीज है उस हिसाब से आपको मेरिट के नंबर से
आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका मिनिमम मार्क्स है वो मतलब सोच के मत चलिए कि उतना ही मार्क्स अगर मेरा आ गया तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको रैंक में भी आना है तभी आपको मतलब अपॉइंटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर टेस्ट सेंटर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड आपका सेंटर्स है, तो जो भी आपका नज़दीकी सेंटर रहेगा या फिर आपका जो चॉइस रहेगा, जिस सेंटर में आपको होने से अच्छा रहेगा उसी सेंटर को आप चॉइस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस है वो आपका हिंदी या तो फिर इंग्लिश में होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों मोड से ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो जिस कैंडिडेट्स को जिस मतलब मोड में एग्ज़ाम देने में सुविधा होगी वो उस मोड में दे सकता है। ठीक है, और आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा, मतलब 180 मिनट्स का रहेगा, और टोटल मार्क्स रहेगा आपका 200 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस, सुपरवाइज़र सर्वे आईटी, और सीनियर अकाउंटेंट और ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इन सभी का जो क्वेश्चंस रहेगा ये 200 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से पार्ट 1 में आपका रहेगा 140 MCQ। ठीक है, और पार्ट 2 में रहेगा आपका 30 MCQ। ये जनरल अवेयरनेस से रहेगा। और जो पार्ट 1 रहेगा वो आपका कंसर्न जो डिसिप्लिन है, मतलब जिस साइट से आपने डिप्लोमा किए और जिस साइट से आपका वैकेंसी निकाला गया है उसी साइट से आपका क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, और पार्ट 3 में आपका 30 मार्क्स का MCQ टाइप का रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स का अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा। और फॉर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए थोड़ा अलग है। यहाँ पर टोटल जो आपका क्वेश्चंस दिया रहेगा आपका 110 क्वेश्चंस ही रहेगा, जिसमें से पार्ट 1 का रहेगा आपका 40 MCQ एंड 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप उसमें आपका क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आपका जो कंसर्न डिसिप्लिन है उसी साइड से आएगा। ठीक है, और जो पार्ट 2 है आपका, पार्ट 2 में आपका 30 MCQ का क्वेश्चंस रहेगा जो कि जनरल अवेयरनेस, एंड पार्ट 3 में आपका रहेगा 30 MCQ जो कि रीजनिंग से दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मार्किंग के बारे में बताया गया है। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर MCQ 1 मार्क आपको शैल बी अवॉइड किया जाएगा, और रॉन्ग आंसर देने से आपको 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स का आपको नेगेटिव कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑल द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी हैव 10 मार्क्स ईच विदाउट एनी नेगेटिव मार्क्स, मतलब जिस क्वेश्चंस में आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप एक है जो कि आपका हिंदी ट्रांसलेटर में, उस जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें। ठीक है, बाकी सब में आपका नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.25 मार्क्स। ठीक है, तो ये आप याद में रखिएगा, ध्यान में। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर रिजर्वेशंस के बारे में बताया गया है, जो कि आपका गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिजर्वेशंस दिया जाता है उसी मतलब टाइप से यहाँ पर रिजर्वेशंस दिया गया है। और यहाँ पर जैसे कि OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट जो होता है वो नॉन क्रीमिलियर होता है। जो रिजर्वेशंस जो डिमांड करते हैं उसके लिए आपका नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। जो क्रीमिलियर है उनको रिजर्वेशंस नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैंडिडेट्स के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया गया है। और आपका जो सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए वो विदिन 6 मंथ होना चाहिए, मतलब उससे आगे का अगर होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते उस सर्टिफिकेट्स को लेके, मतलब आपको रिसेंट एक सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना पड़ेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जो कि इंपॉर्टेंस है। जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैंडिडेट्स नॉन क्रीमिलियर उनके लिए 3 इयर्स का दिया गया है। और आपका PWBD कैंडिडेट्स है, जो जनरल कैंडिडेट्स है उनके लिए 10 इयर्स का। और जो OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं PWBD कैंडिडेट्स उनके लिए 13 इयर्स का। और जो आपका PWBD कैंडिडेट्स SC/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15 इयर्स का रिलैक्सेशंस दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जो भी मतलब 1 जनवरी 1918 से लेके 31 दिसंबर 1989 के बिलोंग जो आपका वहाँ पर रेसिडेंस है उनका डोमिसाइल, तो वो लोगों को लिए आपका 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है,
तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी आपका जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन होता है उसी हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे आपका EWS कैंडिडेट जो है उनका इनकम, उसके बाद एसेट का प्रूफ देना पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये देख लीजिएगा आप। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। तो चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा तो हम बता देंगे। आगे यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस का डेट दिया गया है वो है आपका 9 जून 2023, जो कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और आपका जो लास्ट डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस दिया गया है आपका 30 जून 2023, जो कि आपका रात का 11 बजे और 55 मिनट पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है, जो इंटरेस्टेड है, वो अपना एप्लीकेशंस जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तक आप वेट मत कीजिए, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे आपका सर्वर उतना बिजी होता जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट तक बहुत सर्वर बिजी हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना एप्लीकेशंस सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ है नहीं। बट आप लोगों को जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और आपका जो फ्रेंड्स रहेंगे या फिर आपका जो भाई बहन जो भी रहेंगे उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आपका अगर कुछ ओपिनियन रहेगा तो कमेंट्स बॉक्स पे वो ज़रूर डालिए, ठीक है। मैं उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।